नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। महारो राजस्थान देख रहे हैं आप और बुलेटिन में बात उदयपुर हत्याकांड की अपडेट आपको दे देते हैं। कन्हैया लाल की अंतिम यात्रा, परिजनों ने अंतिम यात्रा कन्हैया लाल की मोक्षधाम पहुंची और अब परिजन आरोपियों को, अपराधियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है और साथ ही अब इस पूरे हत्याकांड की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने कह दिया है एनआईए इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। प्रदेश में इंटरनेट बैन है, कई शहरों में इंटरनेट बंद किया गया है। धारा 144 लागू है, कर्फ्यू लगाया गया है। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में तो कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदेश भर में धारा 144 लागू है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपियों को कल ही राजसमंद के भीम इलाके से गिरफ्तार किया गया था। 3 और आरोपी, इन दोनों की निशानदेही पर 3 को और आज गिरफ्तार किया गया। 5 लोग, 5 आरोपी, 5 अपराधी गिरफ्त में आ चुके हैं और परिजन ये कह रहे हैं कि इस वारदात को अंजाम 1, 2, 3, 4, 5 ने नहीं, इस वारदात में 20 से 25 लोग शामिल हैं, ऐसा शक जता रहे हैं परिजन और मांग कर रहे हैं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाए जाने की। यह अपडेट उदयपुर हत्याकांड पर। शव यात्रा कन्हैया लाल की मोक्षधाम पहुंच चुकी है। कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार कन्हैया लाल का किया जाएगा। कन्हैया लाल के परिजनों ने क्या कुछ डिमांड की है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, सुनिए जरा। फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस दो, आप फांसी दो। उसको फांसी नहीं दोगे, आज हमारे को मारे, कल और दूसरों को मारेगा वो। फांसी हो, फांसी हो। पहले से बोल देते हैं और राजनीतिक अपनी रोटियां नहीं से कि हमारे घर से हमारे मेंबर गया, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। उस हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए। कोई चीज के लिए बढ़ावा मिलेगा जो असामाजिक तत्व इस तरह के हत्याकांड कर रहे हैं, मेवाड़ की और राजस्थान की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा असामाजिक तत्व इस प्रकार का एक परिवार का मुखिया चला गया है। सरकार साथ है, प्रशासन साथ है, पर जो वो कमी है परिवार की वो कोई पूरी नहीं कर सकता। आज उस महिला को अपने बच्चों के साथ, हालांकि हम सब साथ हैं, पर वो सख्त सजा की मांग परिजन कर रहे हैं। हालात बेहद नाजुक हैं, हालात बेहद बुरे हैं। रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। शव यात्रा निकली तो उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो गए। रोष है लोगों के अंदर, गुस्सा है, आक्रोश है और डिमांड सिर्फ एक कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा उदयपुर से जुड़ गए हैं, लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, अपडेट क्या? शव यात्रा मोक्षधाम पहुंच चुकी है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं इस शव यात्रा में। जी देखिए, हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस वक्त मोक्षधाम में मौजूद हैं और यहाँ पर यही चल रहा है कि कन्हैया के गद्दारों को, हत्यारों को गोली मारे सालों को, ये इस तरह की नारेबाजी जो है यहाँ पर हो रही है। और एडीजी दिनेश एमएन और डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल, जो कि उनको जयपुर से भेजा गया है और उदयपुर से भेजा गया है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर है। वहीं पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आए, साथ में आक्रोश और विरोध जो है प्रदर्शन यहाँ पर व्यक्त करने के लिए यहाँ पर वे आए हुए हैं। और उनका कहना है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए, चालान पेश किया जाए और जल्द ही उनको फांसी की सजा दिलवाई जा सके। यहीं पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया भी इस भीड़ में ही मौजूद है। आज जिनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उनको कहना था कि साफ तौर पर पुलिस का फेल्योर है और पुलिस को न समय पर सूचना मिली और जब शिकायत भी मिली तो पर कोई कन्हैया लाल की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अंतिम जो उसका वो हश्र जो हुआ वो हत्या के रूप में हुआ। जी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये मोक्षधाम है उदयपुर का, यहाँ पर जो परिजन है, कन्हैया लाल के परिजन, उनका बेटा है, वो यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करें। नारेबाजी लगातार यहाँ पर जारी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा चारों तरफ जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। दिलीप जी देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा चारों तरफ की भीड़ वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये मोक्षधाम की तस्वीरें हैं।
सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं कन्हैया लाल को अंतिम विदाई देने के लिए। नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग, गुस्सा हैं, आक्रोशित हैं ये लोग, मांग कर रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जितने भी आरोपी इस हत्याकांड में शामिल थे, जिन्होंने साजिश रची वो भी, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया वो भी, इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाए जाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, परिजन पहले ही शक जता चुके थे। शुरुआत में नाम आ रहा था 2 लोगों का जिनकी गिरफ्तारी पहले ही दिन हो गई वारदात को अंजाम देते ही राजसमंद के भीम से, लेकिन परिजनों ने कहा नहीं, इसमें 2 लोग शामिल नहीं हैं, इसमें कम से कम 20 से 25 लोगों का हाथ है। इसके बाद 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी आज हुई। 5 आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। इन दोनों मुख्य आरोपियों की निशानदेही पर इन 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी आज हुई और अब इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है विष्णु खबर ये भी आ रही है जी खबर ये भी आ रही है विष्णु की जिन 2 मुख्य आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक नेपाल जा चुका है, पाकिस्तान वो आता जाता रहता है। उसके संबंध क्या कुछ ऐसी पुख्ता खबर आपको मिल पाई? देखिए, जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल जो दोनों आरोपी हैं, उनको लेकर कई तरह के कयास जो हैं, कई तरह की बातें जो सामने आ रही, लेकिन हमने जब पुलिस अधिकारियों से यहाँ पे जो कि जांच कर रहे हैं, हमने जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही, जो बताया जा रहा है, जो कि जिनकी पुष्टि होना बाकी है, उसमें यही कि दोनों आरोपियों का जो संबंध था वो दावत इस्लामिक संगठन है, उससे बताया जा रहा है कि जो कि पाकिस्तान का भी, अगर हम गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो बताया जा रहा है कि दावत इस्लामी संगठन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और यहीं पर जो कट्टरपंथी जो उपदेश जो हैं वो यहाँ पर सुने जाते हैं, सिखाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है इसका जो है उसका जो पुष्टि करने में लगी हुई है। उसके अलावा एक बात और सामने आई कि जब दोनों आरोपियों को वहां से पकड़ा गया तो एक बात यह कही जा रही सूत्रों के मुताबिक कि ये दोनों अजमेर में कुछ जियारत में करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन अब ये सब बातें बहुत सारी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। उसके अलावा यह भी सामने आया कि जो एक आरोपी है उसके व्हाट्सएप चैट्स में कुछ जो घटनाएं जो अंजाम दिया गया उनको किसी अन्य लोगों को वहां से फॉरवर्ड किया गया, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरी वारदात की वीडियो फोटो को अन्य लोगों को जो है वहां भेजा गया। तो ऐसे में पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि जिन लोगों को भेजा गया वे लोग कौन है जिनको ये पूरे वीडियो फोटो आरोपी के द्वारा भेजे गए। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में किसी भी तरह की पुष्टि करने से फिलहाल इनकार कर रही है। जी ठीक है, पुष्टि करने से इनकार कर रही है, लेकिन अब तक क्या ये साफ हो पाया विष्णु कि ये दोनों आरोपी ये उदयपुर से निकले, बाइक पर जा रहे थे, राजसमंद के भीम इलाके में इन्हें पकड़ा गया, कहाँ भागने की फिराक में थे, कहाँ निकलने की फिराक में थे, बताया इन्होंने कुछ, कबूल किया? देखिए, अभी तक जो 2 बातें सामने आई, एक धड़े का ये कहना है कि ये लोग यहाँ से भीम होते हुए आसिंद भागने वाले थे और वहां से कहीं और इनकी भागने की तैयारी थी। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग अजमेर में जियारत करने वाले थे, यानी कि हत्या करने के बाद ये जो है अजमेर में जाने वाले थे, वहां पर जियारत करने वाले थे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बातें बहुत सारी सुनने में आ रही है, लेकिन उनकी पुष्टि करने के लिए भी उसमें वक्त लगेगा। और इन्होंने अधिकारी अभी तक इनकी निशानदेही पर 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ और लोग रडार पर हैं पुलिस के? कुछ और नामों का खुलासा किया है इन्होंने? देखिए, पुलिस जो है इस पूरे मामले में संदिग्ध, यानी जिन लोगों से इनका संपर्क था, जिन लोगों से लगातार इनकी बातचीत हुआ करती थी, जिन लोगों को इस पूरे मामले में कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन उनका इस हत्याकांड में कितना उनका रोल था, नहीं था, इन हर बात के हर पहलू की जो है बारीकी से जांच की जाएगी। उसी के बाद आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी, इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उससे पहले ही वीडियो बना लिया था विष्णु इन्होंने, जो खबरें आई हैं अब तक, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा, उससे पहले ही इन्होंने अपलोड करने के लिए वीडियो बना लिया था जो खबरें आई, और वारदात को अंजाम देते ही तुरंत उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ये मर्डर करते हैं, गला काटते हैं और वहां से देखिए, अगर दुकान पर जाकर इस वारदात को अंजाम देते हैं ये लोग तो लाजमी सी बात है, व्यवसायिक इलाका रहा होगा, काफ़ी दुकानें वहाँ होंगी, मकान होंगे, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहा होगा, वहाँ से लोग इतनी आसानी से निकलकर राजसमंद तक कैसे पहुँच जाते हैं? कोई रोक टोक नहीं, कोई जांच नहीं।
देखिए, इस पूरे मामले में घटनाक्रम में पुलिस की जो है लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसकी के ऊपर गुलाब चंद कटारिया है जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनको कहना है कि पुलिस पूरी तरह से फेल्योर है। यही बात हम भी कह रहे हैं, चूंकि हर जगह आरोप यही लग रहा है कि जब सूचनाएं थी, वीडियो पहले बन चुके, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को जब शिकायत पहुंची तो पुलिस राजीनामा में कराने में क्यों लगी हुई थी? पुलिस ने जो है जिन लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही थी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसमें कई सवाल जो है उदयपुर पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए शायद पुलिस ने अभी तक एक जो एएसआई है उसको निलंबित करके अपनी जो खानापूर्ति की है, लेकिन अभी जो है लापरवाही जो भी अधिकारी इसमें रहे हैं उनका और जो है उनको सजा मिलनी बाकी है। जी। और अब इनके परिजन क्या डिमांड कर रहे हैं? परिवार के बारे में अगर आप, कन्हैया लाल के परिवार के बारे में विष्णु अगर आप थोड़ा बता सके। देखिए, कन्हैया लाल के जो बेटे से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, उनका भी कहना कि पूरा ये जो हत्या का जो पूरा मामला है, ये प्री प्लानिंग मर्डर के तहत उनके पिता को निशाना बनाया गया है, और ये कट्टरपंथी ताकतें जो उनके पिता को हत्या तक जो पहुंचा है। उसके अलावा उनका यह भी आरोप है कि ये जो लोग हैं इनका संगठन किसी कट्टरवादी संगठनों से है। लेकिन उसके अलावा चूंकि बच्चे काफी मायूस हैं, एक बेटा उनका है, तो वो अभी चूंकि पिता की मौत का जो दंश है उसको भूलना बाकी है, और बहुत बेरहमी से और निश्चित तरीके से पिता की हत्या की गई है। ऐसे में बच्चे इससे और कुछ ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया, वो बात करने की स्थिति में नहीं था। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, काफी आक्रोश और काफी नारेबाजी यहाँ पर शमशान घाट में आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है जी ये मोक्ष धाम में आक्रोशित लोगों की ये बुलंद आवाज आप सुन पा रहे होंगे। लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है इस घटना के बाद, और अब ये लोग सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की डिमांड कर रहे हैं। विष्णु, एनआईए को इस हत्याकांड की जांच सौंपी गई है, कहा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच की जाएगी। क्या किसी तरह का कोई ऐसा सुराग मिला है कि एनआईए को जांच सौंपी गई? देखिए, एनआईए के इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ने की सबसे पहली और बड़ी वजह वो ये है कि जब एक आरोपी ने वीडियो वायरल किया तो उसने कहा कि अब ये जो खंजर है, ये जो कटार है, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू भी सुन लेंगे, गर्दन तेरी गर्दन तक ही पहुंचेगी। यानी कि जब पूरा घटनाक्रम अब चूंकि जब उसमें नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई, उसके अलावा जो गुलाब चंद कटारिया है उनके घर तक का जो है पता बताते हुए कहा कि अगली गर्दन उनकी होगी, तो ऐसे में एनआईए प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने के बाद इस पूरे मुद्दे में जुड़ गई है। और चूंकि जिस तरह के वीडियो में जो बातचीत कही गई थी, जिस तरह की घटना का कई आरोप लगाए गए, उसके अलावा कहा गया कि एक गर्दन काटने की शुरुआत मैंने कर दी है, मेरा भी परिवार है, लेकिन मैंने अपने परिवार को छोड़ करके जो नबी के के खिलाफ जो गुस्ताखी करेगा उनको सजा देने की शुरुआत मैंने कर दी है। तो ऐसे कट्टरपंथी तरह की बातों को सुनने के बाद लगता है कि ये लोग, इनका कनेक्शन जो है कई ऐसी तरह की विचारधारा के लोगों से होगा। जी। गुलाब चंद कटारिया को हम सुन रहे थे, गुलाब चंद कटारिया ने कल भी बाइट दी, पत्रकारों से बात की, आज भी उन्होंने बाइट दी, और वो कह रहे थे विष्णु कि जहां वो रहते हैं उसी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी उसी इलाके में रहते हैं जहां पर ये वारदात हुई है। ये एक क्या सोची समझी रणनीति थी, एक साजिश थी ये? देखिए, जो गुनहगार है इसमें, उन्होंने वीडियो में ही साफ कहा है कि जो सेक्टर 11 है, जो भी गली का नाम लिया है, वो घर का पता भी गुलाब चंद कटारिया के घर का ही है। ऐसे में उनको भी साफ तौर पर धमकी दी गई। उसके अलावा कहा गया कि वे दादा भी सुन लें। उसने मतलब आरोपी ने हरी चूड़ी दिखाते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे जो लोग दादागिरी करते हैं वो चूड़ियां पहन ले, मैंने मेरा काम कर दिए हैं, आप दादागिरी करने के बजाय ऐसे लोगों को सजा दें जो कि नबी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कन्हैया की हत्या की वजह भी सबसे बड़ी वही बताई जा रही कि पैगंबर के खिलाफ बोलने पर जो नुपुर शर्मा थी, उनके समर्थन में कन्हैया लाल ने पोस्ट किया था, और पोस्ट के ऊपर हुआ विवाद ही उनकी हत्या का कारण बना, और हत्या की साजिश जो है इन दोनों आरोपियों ने रची। जी। एक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई है, काफी है इतना? देखिए, आने वाले वक्त में जो जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि अब आईपीएस की लिस्ट भी आने वाली, जल्दी ही आने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो यहाँ के जो अधिकारी है
उनका तबादला होगा या उनको बदला जरूर जाएगा, क्योंकि उदयपुर की स्थिति अब जो है काफी अच्छी, अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है, और इसीलिए शायद बाहर के जिलों से काफी फोर्स और सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पर उदयपुर में भेजा गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके और आने वाले वक्त में इस तरह की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो बढ़ न सके और ऐसी हत्या की जघन्य वारदातें सामने ना आ सके। ऐसे में इस तरह की जो बदलाव है वो आने वाले वक्त में पुलिस ऑफिसर के बदलाव आपको उदयपुर में देखने को मिलेंगे जी। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के बदलाव से कितना बदलाव आएगा विष्णु? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग भी ले रहे हैं इस वक्त, और गाहे बगाहे मुख्यमंत्री इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह की बैठकें लेते रहते हैं, लेकिन बदलाव क्या आया? पुलिस आज भी एफआईआर, मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन इस मामले में भी वही बात सामने आई, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है विष्णु। अब क्या और भी पुलिसकर्मी गद्दार पर होंगे? और भी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी तक राजस्थान में जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई, चाहे जयपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे अलवर हो, जहां भी कोई घटना इस तरह की हुई है, लेकिन सरकार ने हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कहीं पर भी पुलिस को अभी तक जो है दोषी नहीं माना गया है। उनका कहना है कि ये सभी जो घटनाएं जो हुई, सांप्रदायिक जो हिंसा हुई है, वो सभी राजनीतिक जो है घटनाक्रम थे, एक विपक्ष की सोची समझी चाल थी। आरएसएस और भाजपा वे लोग इन सबको मिलकर कर रहे हैं, और जब अब ये घटनाक्रम हुआ तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों पर जो ये आरोप कहा जा रहा है कि उनके बयान अभी तक क्यों सामने नहीं आते, उनको बयान देना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर। तो ऐसे में पुलिस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय या उनकी भूमिका जांचने के बजाय ये पूरी जो बयानबाजी है वो अभी तक राजनीतिक होकर के ही रह जाती है। ऐसे में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है जी। अच्छा विष्णु, मैं आपसे अगला सवाल लूं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके आसपास कपिल हों तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कपिल हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं वहाँ पर और उस इलाके को अच्छी तरह जानते होंगे। कपिल, किस तरह का माहौल वहाँ रहता है, क्या तनावपूर्ण? और 10 तारीख के बाद खासतौर पर अगर हम जानना चाहें, 10 तारीख के बाद से ये मामला जिस तरह से सामने आया, शिकायत की गई एक व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, उसके बाद कन्हैया लाल की गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें छोड़ा गया कन्हैया लाल को, और फिर बाद में ये मामला हुआ। किस तरह का उस इलाके में माहौल रहा उस दौरान? देखिए कपिल, जो कपिल है वो हमारे साथ में है। कपिल, आप लंबे समय से यहीं पर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, कैसा माहौल उदयपुर का रहता है? उसके अलावा जब बात की जाए 10 तारीख की, तो 10 तारीख के बाद ये घटनाक्रम किस तरह से बदलता है? यानी कि पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड होती है, उसके बाद में जब धमकियां मिलने लगती है, फिर कन्हैया लाल थाने में पहुंचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो किस तरीके से घटनाक्रम बदला और क्या उदयपुर इसी तरह की घटनाओं के लिए पहले कभी देखने में आई है जी? देखिए, वैसे उदयपुर काफी शांत तरह का शहर है, पर्यटकों का शहर है, और यहाँ पर हमेशा शांति बनी रहती है, क्योंकि जब पर्यटक यहाँ आता है तो यहाँ का पुलिस प्रशासन की ये मंशा होती है कि पर्यटन यहाँ पर अच्छे माहौल में समय व्यतीत कर सके। लेकिन 10 तारीख के बाद में जो समय बदला, आप देखिए 10 तारीख को पोस्ट की गई थी सोशल मीडिया पर, हालांकि बाद में बताया गया कि ये पोस्ट गलती से हो गई। उसके बाद मामला दर्ज हुआ, कन्हैया लाल की गिरफ्तारी हुई और उसकी जमानत भी हुई। उस बीच में लगातार धमकियां मिलती रही। आप देखिए 15 तारीख को कन्हैया लाल ने उदयपुर पुलिस को लिखित में सूचना दे दी थी कि उन्हें धमकियां मिल रही है, उनकी दुकान नहीं खोलने दी जा रही है और इसके लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन उसके बावजूद 28 तारीख तक किसी तरह की सुरक्षा उन्हें नहीं मिलती है। लोगों द्वारा समझाइश की जाती है कि अब वो दुकान खोल सकते हैं, और वे मंगलवार को यानी कि 28 तारीख को दुकान खोलने का निर्णय करते हैं। लेकिन उस बीच देखिए जैसे ही दुकान खोलते हैं इस तरह की घटना हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं उदयपुर में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पहली बार इस तरह की जघन्य अपराध से जुड़ी हुई घटना देखने को मिली है। और उदयपुर में इस समय खासा आक्रोश नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, इसी कुछ समय पहले इस प्रोटेस्ट के दौरान प्रतापनगर थाने में 4 युवकों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, और जैसे ही यहाँ पर लोगों को पता चला, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी, लोगों ने उसको रोक दिया और पहले उन लड़कों को छोड़ने की मांग की गई। और अभी जो सूचना मिल रही है, प्रतापनगर पुलिस ने चारों लड़कों को छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ समझाइश बनी और फिर से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। आपसे एक बात और सवाल पूछता है मुझे, क्या इस पूरे मामले में उच्चाधिकारी की कोई मॉनिटरिंग रही? क्या उन तक ये बात पहुंची, या ऐसा तो नहीं कहीं बात तक पहुंची उच्चाधिकारियों तक, लेकिन कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई, या पूरे मामले को बहुत हल्के रूप में ले लिया गया? क्या रहा पूरा, क्या कारण रहा होगा?
जी देखिए विष्णु का निश्चित तौर पर बेहद लापरवाही पूर्वक रवैया उदयपुर पुलिस का इसमें रहा है। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, यहाँ पर इंटेलिजेंस का भी फेल्योर सामने आता है कि एक 17 तारीख को वीडियो बना लिया जाता है, उसके बाद 28 तारीख को मर्डर करने के बाद उसको रिलीज किया जाता है। तब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंचती है, लगातार धमकियां दी जाती है और दो पक्षों के बीच का ये मामला होता है, समुदाय विशेष का ये मामला होता है। उसके बावजूद पुलिस जो है इस पूरे मामले को लापरवाही पूर्वक लेती है, अधिकारियों द्वारा इस पर गंभीरता नहीं बरती जाती और अंत में जब परिवार के सदस्य लोगों द्वारा मांग की जाती है तो केवल एक एएसआई को निलंबित कर इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन यहाँ लोगों का आक्रोश पुलिस के आला अधिकारियों पर भी है। वह लोग जो मांग कर रहे हैं, जैसा गुलाबचंद कटारिया ने भी सुबह कहा था कि पुलिस के आला अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही का नतीजा रहा कि कन्हैयालाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जो वीडियो बनाया गया है उसमें गुलाबचंद कटारिया के बारे में भी कुछ कहा गया है, उनको भी धमकी दी गई। देखिए नाम लेकर तो नहीं, लेकिन सेक्टर 11 इलाका का जिक्र किया गया जहां पर गुलाबचंद कटारिया का निवास है, तो ये माना जा रहा है कि ये धमकी गुलाबचंद कटारिया के लिए भी थी। उसके अलावा वीडियो में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भी धमकी दी गई है। तो धमकी जो है वो ये दी गई है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत की गई, इसके बाद में और भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अब वो दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ में है। हालांकि उन आरोपियों ने वीडियो के मार्फत अपने दूसरे लोगों से अपील की है कि इस घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया है, दूसरी घटनाओं को वो लोग अंजाम देकर जो पोस्ट जो की जा रही है, जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की घटनाओं को आगे से आगे अंजाम देते रहे। एक सवाल और है, दावत इस्लामी संगठन से इनके जुड़ाव होने की बात सामने, क्या तथ्य इसके पीछे है, क्या जानकारी आपको यहाँ पर लोकल इनपुट मिले हैं? देखिए इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, दावत इस्लामिक संगठन एक धार्मिक संगठन है, उससे इनका जुड़ाव बताया गया। भारत में कई मुस्लिम लोग जो हैं वो दावत इस्लामिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, इस संगठन का संचालन पाकिस्तान से होता है। उसके बाद भी पाकिस्तान से होने के बाद भारत में इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। ये संगठन मूल रूप से नमाज पढ़ना और इस्लाम की जो दूसरी जो चीजें वो कैसे उपयोग में ली जाती की जाती है, उसको सिखाने का काम करता है। उस संगठन से इनका जुड़ाव सामने आया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाए, क्योंकि ये संगठन पाकिस्तान से इस संगठन का नाता है, इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में और इसका संचालन पाकिस्तान से ही किया जाता है। एक बात और सामने आ रही है कि पूरे हत्याकांड के बाद में इस आरोपियों के द्वारा सोशल मीडिया पर अन्य लोगों को ये वीडियो वगैरह भेजे गए, कितनी इसमें सच्चाई है? जी एक बार फिर से दोहराएंगे सवाल। ऐसा बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद जो आरोपी थे उन्हें सोशल मीडिया के जो कुछ व्हाट्सएप जो ग्रुप्स थे उन पर इन वीडियो को, उनके कंटेंट्स को भेजा गया है। तो ऐसे भी जो ये व्हाट्सएप जो चैट्स हैं उनको पुलिस ने अपनी इंट्रोगेशन में शामिल किया है। जी बिल्कुल, देखिए ये वीडियो उन्हीं के मोबाइल से वायरल किए गए, दो वीडियो जो कि सबसे जघन्य वीडियो माने जा रहे हैं, जिसमें एक में लाइव मर्डर उन्होंने करते हुए दिखाया है, दूसरे में मर्डर के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने मार दिया है, चाकू दिखाते हुए एक खौफ लोगों में खौफ पैदा करने जैसा वीडियो बनाया। तो वो वीडियो उन्हीं के मोबाइल से दूसरे ग्रुप्स में वायरल किए गए और वहीं से वो आम जनता तक पहुंचे। तो उन्हीं लोगों द्वारा वीडियो वायरल किए हैं। पुलिस ने इंट्रोगेशन में वो सारे पहलू लिए हैं और इंट्रोगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी तथ्य सामने आते जाएंगे। तो देखिए कपिल से हमारे काफी बड़ा जो अच्छा जो डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है और कई बातों की जो अहम जो जानकारी उन्होंने दी है। विष्णु, कपिल से ये और पूछिए, जो पहला वीडियो वायरल हुआ था, सबसे पहला जो वीडियो 10 तारीख को पोस्ट की गई, उसके बाद जो वीडियो वायरल किया था इन लोगों ने, जिसमें चेतावनी दी थी कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा करेंगे और वो वीडियो भी वायरल करेंगे, सबसे पहला जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें क्या बोला था उन लोगों ने? कपिल, एक सवाल है कि जो सबसे पहला जो वीडियो आरोपी ने वायरल किया था उसमें क्या था और वो क्या पुलिस तक पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? देखिए जो सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुए उसमें ये जो आरोपी थे इन्होंने जो वीडियो बनाया, एक वीडियो इन्होंने 17 तारीख को ही बना लिया था। उस वीडियो में इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वे मर्डर कर चुके हैं और इसको वायरल उन्होंने मर्डर होने के बाद किया था। एक वीडियो इन्होंने लाइव मर्डर करते हुए वीडियो बनाया, जो कि कन्हैयालाल साहू की टेलर की दुकान थी, वहां पर ये कपड़े सिलवाने के बहाने गए, एक व्यक्ति द्वारा नाप देने का बहाना किया गया और जब कन्हैयालाल साहू नाप लेकर उसे नोट कर रहा था, उसी दौरान दूसरे द्वारा इशारा किया गया और उसकी गर्दन पर वार किया। तो ये वीडियो लाइव मर्डर का वीडियो था। वीडियो सबसे पहले भी बनाया गया था विष्णु, पुलिस तक भी पहुंचे जिसमें थे, चेतावनी दी थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने धमकी दी थी। जी 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 कपिल जो है अभी उसी के बारे में अपने को बता रहे हैं। कपिल, जो पहला जो वीडियो बनाया, जो चेतावनी दी थी, वो वीडियो उसके बारे में क्या है, क्या जानकारी वहां तक पुलिस तक पहुंच रही है उस वीडियो के बारे में?
देखिए वो वीडियो पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर रही है कि उन तक पहुंची थी, लेकिन पुलिस को लिखित में सूचना दे दी गई थी कि लगातार कन्हैयालाल को धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। बकायदा लिखित में सूचना देते हुए बताया गया कि उसकी दुकान के बाहर जो लोग हैं वो रोजाना 5 से 7 लोग आते हैं, उसकी दुकान की रेकी करते हैं, दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं और लगातार दुकान खोलने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और आप देखिए कि जो घटना हुई है, जैसे ही दुकान खोली उसी दिन कन्हैयालाल को मार दिया गया। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यदि पुलिस इस सूचना को लापरवाही पूर्वक नहीं लेती, गंभीरता से लेती, तो शायद कन्हैयालाल जब दुकान खोलता तो इस तरह की घटना को होने से पुलिस रोकने में सफल हो पाती। विष्णु, इन दोनों आरोपी, ये जो दोनों आरोपी जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, मुख्य आरोपी, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है पहले? इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या कहता है? कपिल, एक बात है कि जब दोनों आरोपी पकड़ में आए, क्या कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने है? कैसा उनका रहन सहन यहाँ पर था? कोई रिकॉर्ड, कोई जानकारी और कुछ? देखिए ये अभी तक पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। उन्हें अभी तक उदयपुर नहीं लाया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें राजसमंद जिले में ही कहीं पर रखकर पुलिस के जो अधिकारी वो इंट्रोगेट कर रहे हैं। उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ सालों पहले भिलवाड़ा में रहा करते थे। भिलवाड़ा से ये उदयपुर आए और उदयपुर के सूरजपोल इलाके में इस समय रह रहे थे। जो पोस्ट कन्हैयालाल द्वारा की गई थी, बताया जाता है कि उस पोस्ट के बाद में इनमें काफी आक्रोश था और लगातार धमकियों का जो दौर चल रहा था, उसके बाद में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक जो छुरा इन्होंने जो वीडियो में दिखाया, जिस छुरे से घटना को अंजाम दिया है, ये छुरा भी आम तौर पर बाजारों में अगर कोई खरीदने जाए तो ऐसे उपलब्ध नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह के हथियारों को अपने पास रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन अब जब पुलिस इंट्रोगेशन पूरा आगे बढ़ेगा और पुलिस इसके कुछ खुलासे करेगी, एक बार मामला पुलिस चाहती है कि मामला शांत हो जाए, जो ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उसे मेंटेन किया जा सके। उसके बाद रिश्तेदार से जब बात की थी पत्रकारों ने, हमने जब बात की थी तो इनके रिश्तेदारों ने ये कहा था कि एक आरोपी के पिता की मौत हुई थी, ये अपने पिता की मौत में भी भीलवाड़ा नहीं आया था। तो इनका क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है क्या इसी तरह की प्रवृत्ति के दोनों लोग रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या कहती है इनकी? कपिल, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है आरोपी की? कहा जाता है कि जब इनके पिता की डेथ हुई तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया था, बाहर ही रहा। तो किस तरह का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आरोपी की रही है, आपको यदि कुछ बात हो तो बताइए। देखिए कई सारी बातें इसमें सामने आ रही है। आरोपी के पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है। आरोपी जो है वो परिवार से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखता था, ऐसी जानकारियां भी सामने आई है। लेकिन और ज्यादा पुष्टि जो है जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, इंट्रोगेशन पूरा करेगी और उसके बाद खुलासा करेगी, तब स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन आप देखिए कि जो आरोपी हैं वो सूरजपोल थाना इलाके में रहने वाले थे। जो उनकी जो आसपास का इलाका था वहां पर भी कहना है उनका कि बहुत ज्यादा लोगों से उनका संबंध जो है वो नहीं था। लेकिन वे कुख्यात प्रवृत्ति के थे। ये जो वीडियो सामने आया है उससे ये प्रतीत होता है कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो काफी खौफनाक प्रवृत्ति के वो लोग हैं। देखिए सुमित, मैं एक अपडेट कर दूं कि जो कन्हैयालाल हैं उनका जो पंचतत्व में शव जो है वो विलीन हो चुका है और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भारत माता की जय और भी कई जो नारे हैं यहाँ पर लग रहे हैं। दोषियों को फांसी देने की सजा के जो नारे अब यहाँ पर लग रहे हैं। बड़ी खबर अभी यही है कि कन्हैयालाल जो है उनके शव का विष्णु, अगर वहाँ पर देखिए, ये हम भी जानते हैं अभी उनके परिजन इस कंडीशन में होंगे नहीं कि वो पत्रकारों से बात कर सके, लेकिन फिर भी अगर कन्हैयालाल के कोई पड़ोसी, उनके दोस्त, किसी से आसपास अगर आपको नजर आते हो, उनसे आपकी बात हो सके, परिजन परिवार के किसी सदस्य से बात कर सके आप वहाँ पर? देखिए एक्चुअली यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं। सर, कोई परिवार के लोग हैं उनसे जिनसे हमारी बात परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए डिप्टी मेयर हैं जो हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं उनको उनके परिवार तक लेके जाऊंगा ताकि उनसे हमारी बातचीत हो सके। फिलहाल अभी जो भीड़ में परिवार के लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे। सर, इनकी बात मैं बताता हूँ, आ जाओ। देखिए हम चलेंगे उनके पास में, हम चलेंगे उनके परिजनों के पास जिनसे हमारी बातचीत हो सके और हम जानेंगे कि क्या वे लोग उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। जी उधर चलिए। विष्णु, अगर कपिल आपके साथ हों तो इनसे जरा पूछिए। देखिए शायद मेयर या डिप्टी मेयर कोई वहां पर बात कर रहे हैं। देखिए उनके परिजनों तक हम पहुंच चुके हैं और ये सब और अब ये सभी परिजन हैं। क्या लगता है कन्हैयालाल जी की गांजा इस हत्याकांड के पीछे आपको क्या कहना है सर?
देखिए परिजन जो है काफ़ी गमगीन है और अब चूंकि आंखों से आंसू निकलने लगे तो ऐसे में कुछ बोलने में जो है काफ़ी मायूस हैं, बोल नहीं पा रहे। वो हमारे साथ में, उनका भांजा जो है हमारे साथ में, लेकिन बोलने की भी जो है कंडीशन में नहीं है यहाँ पर। अच्छा विष्णु, अगर इनसे बात हो सके या कपिल अगर बता सके, कन्हैया लाल किस तरह की प्रवृत्ति के थे? बिल्कुल सीधे साधे बताया जाता है कन्हैया लाल को, डर के मारे उन्होंने 6 दिन तक दुकान भी नहीं खोली थी अपनी। किस तरह वो वक्त उन्होंने अपने घर पर बिताया, क्या कुछ कहते थे वो उस दौर में अपने परिवार से, आसपास के लोगों से, दोस्तों से? क्योंकि डर डर कर एक एक पल भी बिताना मुश्किल होता है विष्णु। उन्होंने 6-7 दिन तक अपनी दुकान बंद रखी, घर पर बैठे रहे वो इन लोगों के खौफ के कारण। कपिल, एक सवाल आपसे है कि कन्हैया लाल जिनका हत्या की गई थी, किस तरह की उनकी प्रवृत्ति थी? मतलब कितने क्या करते थे, कैसा उनका जीवन था, कैसा उनका रहन सहन था, क्या ऐसा कुछ था उनके जीवन में ताकि किसी से उनकी रंजिश हो और ऐसी रंजिश की उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाए? नहीं, देखिए आसपास के लोगों से हमारी बात हुई, उनके जो सेक्टर 14 इलाके में जो उनका घर है वहाँ पर हमारी बात हुई है। इसके अलावा जो उनकी दुकान, जो कि भूतमहल गली के अंदर उनकी दुकान है, उसके आसपास के लोगों से भी बात हुई। बेहद सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किसी तरह का किसी से कोई मनमुटाव नहीं था, सिर्फ अपना काम किया करते थे। क्योंकि उनके टेलर का काम था और काम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो पूरे दिन सिर्फ अपने काम में व्यस्त रखते थे, किसी तरह के विवाद में वो लिप्त नहीं थे। उनका कहना था कि उनके मोबाइल से पहली बार एक गलती से पोस्ट हो गई है, उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता और उनके एक छोटे बेटे द्वारा इस पोस्ट को कर दिया गया है। तो बेहद सरल प्रवृत्ति के वो व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की जघन्य घटना उनके साथ में हो जाएगी। जी, तो देखिए कपिल का कहना है कि बेहद सरल प्रवृत्ति के थे कन्हैया लाल, और उनका कहना था कि ये जो पोस्ट की गई थी 2 लोग, उनके छोटे बेटे की तरफ से कर दी 2 गई। लोग उसमें कोई जब रोल इस नहीं था। वारदात को जी, अंजाम दिया गया, उनकी दुकान पर काम करने वाले 2 लोग भी दुकान पर मौजूद थे। बात हो पाई उन लोगों से? जी देखिए, उन लोगों से अभी तक हमारी जो है बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनमें कुछ 1-2 लोग और जख्मी हुए थे, उनकी चोट आई है। तो ऐसे में वो लोग अभी सामने नहीं आए और उनका इलाज भी चल रहा है, ऐसी भी जानकारी अभी तक हमको सामने आ रही है। जी ठीक है विष्णु, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही, कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार हुआ और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से विलाप करते हुए उनके परिजन, हजारों की संख्या में लोग मोक्ष धाम पहुंचे हैं कन्हैया लाल के अंतिम दर्शनों के लिए। कन्हैया लाल के साथ, उनकी पार्थिव देह के साथ मोक्ष धाम पहुंचे, उनका अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद भारत माता की जय के नारे लगाए गए। उसके बाद दोषियों को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा की मांग के नारे यहां लगाए गए। परिजनों में आक्रोश है, गुस्सा है। उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस दो, आप फांसी दो, उसको फांसी नहीं दोगे, आज हमारे को मारे कल और दूसरों को मारेगा वो। फांसी हो, फांसी हो। पहले से बोल देते हैं और राजनीतिक अपनी रोटियां नीचे के हमारे घर से हमारा मेंबर गया, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। उस हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए। बात कोई चीज के लिए बढ़ावा मिलेगा जो असामाजिक तत्व इस तरह के हत्याकांड कर रहे हैं, मेवाड़ की और राजस्थान की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा असामाजिक तत्व इस प्रकार का एक परिवार का मुखिया चला गया है। सरकार साथ है, प्रशासन साथ है, पर जो वो कमी है परिवार की वो कोई पूरी नहीं कर सकता। आज उस महिला को अपने बच्चों के साथ, हालांकि हम सब साथ हैं, पर वो उनको हम उनका पति ला के नहीं। मेरे मामा को तड़पाया, मेरे इनको तड़पाओ, बस इससे कुछ नहीं होगा, वो तो सीधी मौत मर जाएंगे। मेरे मामा तड़प के मर रहे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था मामा ने। We want justice, मामा। फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फांसी दो, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातिल जिंदा है।
ये 4 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर में लोग आक्रोशित हैं इस हत्याकांड के बाद से। न सिर्फ प्रदेश भर में, पूरा देश आक्रोशित है इस हत्याकांड के बाद से। 4 तस्वीरें देखिए प्रदेश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से। जयपुर, सिरोही, भरतपुर और डूंगरपुर की तस्वीरें। अलग अलग संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, रैलियां निकाली जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों को लगता है कि इनकी आवाज पहुंचाने का, सरकार तक, जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचाने का एक आखिरी तरीका यही है, प्रदर्शन किया जाए, रैली की जाए। गुस्से में हैं लोग। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद बुलाया गया है कई जगहों पर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।